इंसान कभी कभार जिन सगे रिश्तों पर आँख बंद करके एतबार करते हैं, वही इस तरह हमारे एतबार की धज्जियाँ भी बखेरते हैं कि यकीन भी नहीं हो पाता। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। मुझे बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा ही सगा भाई, जिसने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए मेरे साथ ही। मेरा नाम नीलम है और मेरा एक ही बड़ा भाई था जिसका नाम बिलाल था। भाई की उम्र तकरीबन 25 साल हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। वो जब भी शादी की बात करता तो अम्मा उसे बुरी तरह डांटती और कहती कि अभी अपनी शादी के बारे में मत सोचा कर, तुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। अम्मा की बात सुनकर भाई गुस्से में अपने कमरे में बंद हो जाता। आए दिन घर में ये झगड़ा होता रहता था और मैं खामोशी से ये सब तमाशा देखती थी। मुझे भाई सही लगता था कि जिसकी उम्र हो चुकी थी लेकिन वो अभी तक शादी जैसी खुशी नहीं देख सका था। मगर अम्मा का कहना था कि अगर तेरे भाई की शादी करवा दी तो फिर वो हमें छोड़कर बीवी का हो जाएगा। तेरा अब्बा जिंदा नहीं है और इस घर का खर्चा तेरा भाई चलाता है और फिर मुझे तेरी शादी भी करनी है। पहले अगर तेरे भाई की शादी करवा दी तो सारी ज़िंदगी इसी दहलीज पर बैठी रह जाएगी और अपनी भाभी की मुलाजमा बन जाएगी। अम्मा के दिल में यह खौफ कुंडली मारकर बैठा हुआ था, अगर भाई की शादी हो गई तो वो हमारा नहीं रहेगा और हम माँ बेटी रुल जाएंगी। मैं अपने भाई से पूरे 8 साल छोटी थी और 22 साल की हो गई थी। गरीबी की वजह से रिश्ते नहीं आ रहे थे और यही वजह थी कि अम्मा बहुत परेशान थी और वो इंतज़ार में थी कि पहले मेरा रिश्ता हो और शादी कर दूं तो वो भाई के हाथ पल्ले की करेगी। लेकिन ना ही मेरा रिश्ता हो रहा था और ना ही भाई के हाथ पीले हो रहे थे। तो लड़की थी, शर्म हया के मारे मैंने कभी अपने जज्बात खुलकर किसी के सामने बयान नहीं किए थे। लेकिन भाई आए दिन लड़ाई झगड़ा करता और अम्मा से कहता कि छोटी के लिए कब तक मुझे बैठा कर रखेगी, मेरी शादी करवा दो, जब उसके नसीब में होगी तब उसकी शादी भी हो जाएगी। मगर अम्मा को ना ही भाई पर भरोसा था और ना ही आने वाली बहू पर, इसीलिए अम्मा ने हर बार साफ इनकार कर दिया। और जब कभी भाई ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता तो अम्मा छुरी उठाकर अपनी कलाई पर रख देती। सारा किस्सा वही सपट हो जाता और आखिर में भाई अपने कमरे में बंद हो जाता। अम्मा इस किस्से को हमेशा अपनी जीत समझती और उसे लगता कि इस तरह उसने मेरे मुस्तकबिल को महफूज कर लिया है। अम्मा बहुत ही मासूम थी, वो समझ ही नहीं सकी कि ये सब करके उसने मुझे कितनी बुरी मुश्किल में डाल दिया था। भाई के अंदर जज्बात लावे की सूरत इख्तियार कर चुके थे, जिन्हें एक न एक दिन आतिश अफसां बनकर फटना ही था। अम्मा मेरे लिए तरह तरह के रिश्ते देखती और कई रिश्तों वालियाँ तो अम्मा से पैसे भी दे देती ताकि मेरे लिए कोई आलीशान घराने का रिश्ता आ जाए। लेकिन पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा था, या फिर शायद हमारे घर के छोटे से दरवाजे पर ही गरीबी ऐसे पहरा डालकर बैठी थी कि कोई अंदर ही ना आना पसंद करता था। इसी तरह मैं 25 साल की हो गई और भाई 33 साल का, लेकिन ना ही मेरे हाथों में मेहंदी रची और ना ही भाई के सर पर सेहरे के फूल खिल सके। अब भाई ने शादी का जिक्र करना भी छोड़ दिया था। अलबत्ता भाई की हरकतें कुछ अजीबोगरीब सी हो चुकी थी। वो रात को देर से घर आता, सुबह उठता तो उसकी आंखें सुर्ख होती और हम में से किसी की से बात ना करता। हमें अंदाज़ा भी नहीं कि जब मैं ज़्यादा ही अजीब लगे तो मैंने अम्मा से कहा कि भाई को क्या हो गया है। अम्मा कहने लगी कि ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये सब करके तेरा भाई जताना चाहता है कि हमें उसकी शादी करवा देनी चाहिए। लेकिन मैं भी तो तुम दोनों की माँ हूँ, इतनी आसानी से इसके ड्रामों में नहीं आऊँगी। जब तक तेरी शादी नहीं होती इसका नंबर नहीं आएगा। अम्मा अब भी अपनी ज़िद पर कायम थी, जबकि मुझे लग रहा था कि भाई के साथ कुछ और ही मामला है। लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने भाई से सवाल जवाब करती। मुझे तो भाई का गुस्सा ही डर लगता। वो हर वक्त बहुत ही सख्त लहजे में बात करते और कभी कभी तो नफ़रत से मुंह फेर लेते। मैं हर दुआ में यही दुआ मांगती कि हम दोनों बहन भाइयों की किस्मत बदल जाए और हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाए। और फिर एक दिन मेरी ये दुआ कबूल होगी। मेरे लिए एक अच्छे घराने से रिश्ता आ गया।
लड़के की उम्र ज़्यादा थी लेकिन अच्छी खाती पीती फैमिली थी, इसलिए अम्मा को कोई इतराज़ ना था और अम्मा ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि अब मेरा रिश्ता हो गया है तो मेरे भाई का रिश्ता भी जल्दी हो जाएगा। अम्मा ने अभी तक भाई की शादी नहीं करके उनसे कमाई हुई बहुत सारा पैसा जोड़ लिया था और इसी पैसे से काफ़ी अच्छे तरीके से मेरी शादी भी करवा दी थी। मैं रुखसत होकर अपने ससुराल पहुंच गई थी। मेरा शौहर बलाल बहुत ही अच्छा इंसान, उसने कुछ दिली से मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था और काफ़ी हद तक मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई थी। जब मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ी तो मुझे यही फिक्र सताने लगी कि अब मुझे अपने भाई की शादी के लिए हाथ पांव मारने होंगे। मैंने अपने ससुराल के कुछ लोगों से भी कह दिया कि मेरे भाई के लिए लड़की तलाश कर दें। अम्मा खुद भी अब लड़कियों की तलाश में सरगर्म हो गई थी, लेकिन किस्मत ने मौका ही नहीं दिया और एक दिन अचानक ही मेरी माँ बहुत बीमार हो गई। मैं अपने मायके गई, कुछ देर माँ की खिदमत की, लेकिन मेरी माँ ने मेरी आंखों के आगे ही दम तोड़ दिया और मेरी दुनिया वीरान हो गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आया था कि अम्मा अचानक ही इस दुनिया से चली गई थी। भाई काम पर गया हुआ था, मैंने उसे फ़ोन करके बुलाया तो वो फ़ौरन से घर आ गया। अम्मा की तदफीन का इंतज़ाम शुरू किया और घर सोगवार हो गया। धीरे धीरे सब लोग वापस चले गए और घर में सिर्फ मैं और भाई बच गए। अम्मा के इंतकाल पर भाई बिल्कुल खामोश था, ना ही मैंने उसे रोते हुए देखा था और ना ही बात करते हुए। सबके जाने के बाद जब मैंने भाई से बात करनी चाही तब भी वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खामोश था। बिलाल चाहते थे कि मैं वापस अपने ससुराल चलूं, लेकिन मैं भाई को छोड़कर नहीं जा सकती थी। इसलिए मैंने बिलाल से कहा कि मैं कुछ दिन भाई के साथ ही रहना चाहती हूं। घर में कोई औरत नहीं है, भाई का क्या होगा। मेरी बात सुनकर बिलाल सोच में पड़ गए और फिर कहने लगे, मैं तुम्हें तो यहाँ नहीं छोड़ सकता क्योंकि अम्मा भी बड़े भाई के पास गई हुई हैं। अलबत्ता हम बिलाल को कुछ दिन अपने घर रख लेते हैं, जबकि उसकी शादी नहीं हुई, ये हमारे साथ रह सकता है। मुझे यकीन था कि मेरा भाई कभी इस बात के लिए राज़ी नहीं होगा, लेकिन उस वक़्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब बिलाल भाई ने भाई से बात की और भाई फ़ौरन इस बात के लिए मान गए और मेरे घर में ही वो बिलाल रहते थे। शायद इसी वजह से भाई को इतराज़ नहीं हुआ था। खैर, भाई अपना मुख्तसर सा सामान लेकर हमारे घर शिफ्ट हो गए। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं जल्द ही उनकी किसी अच्छी जगह शादी करवाऊंगी और फिर वो वापस अपने घर में आबाद हो सकेंगे। मेरी इस बात पर भाई भी बिल्कुल खामोश थे। पहले तो वो शादी के नाम पर उछलते थे, शादी के लिए अम्मा से झगड़ा करते थे, मगर अब उनकी ज़िंदगी में इस लफ्ज़ की कोई अहमियत बाकी नहीं रही थी, या फिर शायद अम्मा के चले जाने पर वो बहुत ही ज़्यादा गमगीन थे। मैंने सोचा कि कुछ दिन इन्हें अपने घर पर रखकर इनकी खिदमत करूंगी तो वो नॉर्मल हो जाएंगे और फिर मैं अपने भाई को लेकर अपने घर चली आई। मैंने अपने बेडरूम के बराबर वाला कमरा ही भाई को दे दिया। मैं पूरे 3 दिन बाद घर लौटी थी। घर बिखरा हुआ था। मैंने सफाई सुथराई का काम शुरू किया और फिर खाना बनाकर फारग हुई तो मुझे भी ख्याल आ गया। मैं भाई को बुलाने के लिए उनके कमरे में गई तो वो लेटे हुए थे। मैं उनके पास ही बैठ गई। भाई ने अचानक ही मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, अम्मा ने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की, तुम्हारी शादी तो करवा दी लेकिन मेरी शादी करवाए बगैर ही इस दुनिया से चली गई। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी बस यही सोचकर मेहनत करते हुए गुजार दी कि एक ना एक दिन मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आ जाएंगी, लेकिन अब तो अम्मा भी इस दुनिया में नहीं रही। भाई का अंदाज़ बहुत ही अजीब था। उनकी नज़रें मेरे वजूद पर जमी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे बहुत गौर से देख रहे हों। मैंने आज से पहले कभी भी भाई की ऐसी नज़रों को महसूस नहीं किया था, इसलिए गड़बड़ा गई और इन्हें ज़बरदस्ती खाने के लिए उठाकर डाइनिंग टेबल पर ले आई। भाई ने 2-4 लुक़मे ही लिए और उसके बाद वो खामोशी से बैठ रहे थे। उनकी नज़रें मुझ पर और बिलाल पर जमी हुई थी। बिलाल खाने के दौरान सारे दिन के मसरूफियत के बारे में बात करते थे और अभी भी वो बातों में मसरूफ़ थे। इनका ध्यान भाई की तरफ बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन बार बार मेरी तवज्जो भाई पर जा रही थी। मुझे लग रहा था
کہ وہ मेरे घर पे पुरसकून नहीं है, इसलिए तो मैं खुद अम्मा के घर में रुकना चाहती थी, लेकिन अपने भाई की खातर वापस आना पड़ा। अब मुझे जल्द से जल्द भाई की शादी के लिए कुछ करना था और उस वक़्त भी मैं यही सोच रही थी। रात हुई तो भाई अपने कमरे में चले गए और मैं और बिलाल भी सोने के लिए लेट गए। मुझे गुमसुम सा देखकर बिलाल पूछने लगे, तुम्हें क्या परेशानी है? क्या अम्मा की याद आ रही है? मैंने बिलाल से कहा कि अम्मा तो को जाना था, वो चली गई, लेकिन अब मुझे भाई की फ़िक्र है। उनकी उम्र हो गई है, अब उनकी शादी होनी चाहिए। मेरी बात सुनकर बिलाल कहने लगे कि मेरे ऑफिस में एक दो लड़कियां हैं जिन्होंने अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी करने की खातिर शादी नहीं की। तुम कहो तो मैं बात करता हूँ। ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने बिलाल से कहा कि ठीक है, आप भाई के रिश्ते के लिए बात करें, फिर मैं खुद लड़की देखूंगी। बिलाल से बात करके मेरा दिल हल्का हो गया। इसी तरह 2 दिन गुजर गए और फिर बिलाल ने ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर मैं परेशान हो गई। वो कहने लगे कि मेरी अम्मा अब कुछ दिन हमारे घर गुजारेंगी, बड़े भाई के घर से वापस आ रही हैं। इस बात ने मुझे बहुत परेशान यूं किया था क्योंकि अब घर में मेरा भाई भी रहता था और मुझे डर था कि कहीं मेरी सास को इस बात पर इतराज़ ना हो, क्योंकि ये बात उन्हें नहीं बताई थी, लेकिन ऐसा ही हुआ। मेरी सास को आए 2-3 दिन गुजरे। एक दिन नाश्ते पर उन्होंने ऐसी बात कही कि मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई। वो कहने लगी कि आधी रात को तुम्हारा भाई तुम्हारे कमरे में क्या करने के लिए आता है? मैंने चौंक कर अपनी सास को देखा और कहा, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरे और बिलाल के कमरे में मेरा भाई क्यों आएगा, और वो भी आधी रात को? बिलाल भी मेरे साथ ही बैठे थे। वो भी हैरत से अपनी माँ की तरफ देखने लगे। मेरी सास ने गौर से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, बहू, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तुम्हारा भाई आधी रात तुम दोनों के कमरे में दाखिल होता है। यही तो मैं पूछ रही हूँ कि उसका वहाँ क्या काम है। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, मेरा भाई भी नाश्ते के लिए चला आया। उसने मेरी सास की बात सुन ली थी और वह एकदम ही नाराज़ हो गया और कहने लगा, आंटी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मेरा भला इन दोनों के कमरे में क्या काम है? मैं तो सारा दिन नौकरी करता हूँ और शाम को थका हारा आकर सो जाता हूँ, लेकिन अगर आपको मेरी वजह से तकलीफ़ हो रही है तो मैं वापस चला जाता हूँ। भाई बिना नाश्ते किए ही पलटने लगा तो मैंने फ़ौरन रोक लिया और उससे माजरत करते हुए कहा कि अम्मा को कोई गलत फहमी हुई होगी, आप बैठकर नाश्ता करें, ऐसी कोई बात नहीं। बिलाल ने भाई को रोका तो वो बैठकर नाश्ता करने लगे। अलबत्ता मेरी सास के चेहरे का रंग ज़रूर उतर गया था। कुछ देर मेरा भाई ऑफिस चला गया और बिलाल भी निकल गए। मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, बहू मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, तुम्हारे भाई की हरकतें वाकई कुछ ठीक नहीं हैं। मैंने गुस्से में अपनी सास से कहा कि आप यहाँ हफ्ते 2 हफ्ते की मेहमान हैं, बेहतर होगा कि घर के मामलात में दखल अंदाजी ना करें और ख़ासकर मेरे भाई के हवाले से तो कोई बात ना करें। मेरी बात सुनकर सास को गुस्सा आ गया और वो कहने लगी कि एक न एक दिन तुम्हें अपने इस रवैये पर पछतावा होगा। वो अपने कमरे में वापस चली गई थी और मैं उनकी बात पर हक्का बक्का रह गई थी। ना जाने वो क्या कह रही थी और क्या जताना चाहती थी। फिलहाल तो मुझे ऐसा ही लगा कि वो मुझे धमकी देकर गई हैं। शाम को जब मैंने बिलाल को ये बात बताई तो वो कहने लगे, तुम परेशान ना हो, गर्मी की वजह से मैं अक्सर कमरा खुला छोड़ देता हूँ, अब हम कमरा ला करके सोया करेंगे। बिलाल की इस बात ने मेरा दिल बहुत दुखाया। मैंने बिलाल से कहा कि आपको भी मेरे भाई पर शक है जो कमरा ला करने की बात कर रहे हो? वो कहने लगे, ऐसी बात नहीं, बस जब तक अम्मा यहाँ हैं हमें ख्याल रखना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ से खफा होकर जाएं। और फिर बिलाल ने कमरा ला करके सोना शुरू कर दिया। एक दिन वो सुकून से गुजरे। फिर मेरी सास ने एक नया शोशा छोड़ दिया। कहने लगी कि तुम्हारा भाई तुम्हें नशे की दवाई देता है, पता नहीं वो तुमसे किस बात की दुश्मनी निकाल रहा है, फिर क्या चाहता है। मैं बिलाल और दोनों ही मेरी सास के कमरे में बैठे थे। इनकी बात सुनकर मेरा गुस्से से खून खोल उठा था। उन्होंने एक नया मसला खड़ा कर दिया था।
میں نے بلال کی طرف دیکھا تو وہ اماں سے پوچھنے لگے کہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو، بلال تو بہت اچھا لڑکا ہے، وہ بیچارہ اپنی ماں کی موت پر بہت صدمے میں ہے، ہم لوگ اس کے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں، جلدی سے اس کی شادی کر دیں گے۔ میری ساس کہنے لگی مجھے تم لوگوں کی نیت پر شک نہیں، لیکن اس کے طور طریقے بالکل ٹھیک نہیں۔ پہلے وہ آدھی رات کو تم دونوں کے کمرے میں جاتا تھا اور کل رات میں نے اسے خود تم دونوں کے دودھ میں کچھ ملاتے ہوئے دیکھا ہے، سفید رنگ کا پاؤڈر تھا، مجھے تو پکا یقین ہے وہ تم دونوں کو نشے کی دوا دے رہا ہے۔ اماں کی بات سن کر بلال نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا تمہارا بھائی کر کیا رہا ہے؟ اماں جھوٹ تو نہیں کہہ سکتی، یقیناً کوئی بات ہوگی۔ بلال کو اچانک ہی اماں کی بات پر یقین آ گیا۔ میں نے بلال سے کہا کچھ تو ہوش کریں، اگر اس نے نشے کی دوائی دی ہوتی تو ہم دونوں ہوش میں کیسے بیٹھے ہوتے؟ یقیناً اماں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میری ساس کہنے لگی بہو میں بوڑھی ضرور ہو گئی ہوں لیکن اتنی پاگل بھی نہیں ہوں کہ آنکھوں کے سامنے کا منظر نہ دیکھ سکوں، تم دونوں کو احتیاط کرنی چاہیے، مجھے تو لگتا ہے کہ بلال کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ ساس کی بات سن کر بلال ایک دم غصے سے اٹھے اور بائی کے کمرے کی طرف بڑھ گئے، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے دوڑی۔ وہ بائی کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے تم نے رات کو ہمارے دودھ میں کیا ملایا تھا؟ بلال کی بات سن کر بائی نے پریشان ہو کر بلال کو دیکھا اور کہنے لگے کہ میں کیوں آپ کو دودھ میں کچھ ملاؤں، آپ کو یہ غلط فہمی کیوں ہو گئی؟ بلال غصے میں کہنے لگے کہ میری ماں نے مجھے بتایا ہے اور انہوں نے تمہیں خود اپنی آنکھوں سے یہ حرکت کرتے دیکھا ہے، پہلے تم چوری چھپ کے رات کو ہمارے کمرے میں آئے تھے اور اب ہمارے دودھ میں کچھ ملا کر ہمیں دے رہے ہو، ہم تو تمہارا بھلا سوچ کر تمہیں یہاں لائے تھے، تم ہمارے ہی دشمن بن گئے ہو۔ بلال بھائی نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے میں بھی اسی وقت اپنے گھر جا رہا ہوں، آئندہ مجھے اپنا بھائی نہ کہنا، میں نے ساری زندگی تمہاری خوشی کی خاطر اپنی خوشیاں قربان کی اور دیکھ لو آج تمہارا شوہر مجھے کیسے باتیں سنا رہا ہے، یہ چاہتا نہیں ہے کہ میں اس کے گھر میں رہوں، اس لیے مجھے نکالنے کے لیے یہ ماں بیٹے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ بلال بھائی نے غصے میں آ کر سامان سمیٹا تو میں انہیں روکنے کی کوشش کرتی رہی، مگر بلال کہنے لگے کہ اسے جانے دو، اب اس کا یہاں رہنا مناسب نہیں ہوگا۔ مجھے بلال سے اس رویے کی امید ہرگز بھی نہ تھی، اس لیے میں نے غصے میں کہا اگر میرا بھائی یہاں نہیں رہ سکتا تو میں بھی یہاں نہیں رہوں گی، اگر آپ میرے بھائی پر اعتبار نہیں کر سکتے تو میں آپ پر کیسے اعتبار کر لوں؟ بلال غصے میں کہنے لگے ٹھیک ہے پھر تم اپنے بھائی کے ساتھ نکل جاؤ، تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا تمہارا بھائی تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ جس دن تمہاری آنکھیں کھلیں گی تمہیں خود ہوش آ جائے گا۔ بلال کی بات پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے اپنے بھائی سے کہا میں آپ کے ساتھ چل رہی ہوں، اور پھر اپنے مختصر سا سامان لے کر میں اپنے بھائی کے میکے چلی آئی۔ میں بلال سے بہت محبت کرتی تھی لیکن مجھے ہرگز امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے اپنی ماں کی باتوں میں، اگر وہ نہ صرف میرے بھائی پر الزام لگائیں گے بلکہ اس طرح ہمیں ذلیل بھی کریں گے۔ میں نے بھائی سے کہا میں خود آپ کی شادی کرواؤں گی اور آپ اچھی زندگی گزارو گے کیونکہ آپ یہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ اپنے دکھ کو بلا کر میں نے بھائی کے لیے لڑکی دیکھنا شروع کر دی۔ میں سارا دن گھر کا کام کاج کرتی اور شام کو لڑکیاں دیکھنے کے لیے نکل جاتی، اور پھر کافی دنوں بعد مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی۔ وہ بہت ہی اچھی تھی، تھوڑی عمر والی تھی لیکن خوبصورت تھی۔ جب میں نے بھائی کو اس کے بارے میں بتایا تو بھائی نے صاف انکار کر دیا اور ایسی بات کہی کہ میں حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگے کہ اب شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے غصے میں بھائی سے کہا کہ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے آپ کے لیے دن رات کر کے ایک لڑکی تلاش کی اور پھر آپ کی خاطر میں اپنا گھر چھوڑ دیا، آپ شادی نہیں کریں گے تو ساری زندگی کیسے گزاریں گے؟ بھائی مسکرا کر کہنے لگے میں اکیلا تو نہیں ہوں، اب تم بھی تو اس گھر میں میرے ساتھ ہو، ہم دونوں مل کر ساری زندگی گزار سکتے ہیں۔ بھائی کی یہ بات میرے سر پر سے گزر گئی۔ میں نے کہا کہ آپ ہمیشہ شادی کے لیے شور ڈالتے تھے، اب جب لڑکی مل رہی ہے
तो क्या परेशानी है? भाई कहने लगे, मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता था उसकी शादी हो चुकी है। मैंने अम्मा से बहुत कहा था कि मेरा रिश्ता करवा दे, लेकिन अम्मा ना मानी और उस लड़की के घर वालों ने उससे कहीं और रिश्ता कर दिया। इस दिन के बाद मैंने कभी दोबारा शादी की बात नहीं की और ना ही तुमसे कहा मेरे लिए लड़कियां तलाश करो। ये तो तुम थी जो मेरी शादी के लिए लड़कियां ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन मुझे तो शादी ही नहीं करनी। बाई की बात पर मैंने हैरत से पूछा कि फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे तो लगा कि बस कुछ दिनों की बात है, इसलिए मैं अपने ससुराल ले गई थी। मेरी बात पर मेरे भाई ने ऐसी बात कही कि मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। कहने लगे, मैं तुम्हारे घर इसलिए गया था कि तुम्हें बता सकूं कि जब मनपसंद चीज़ छीनती है तो कैसा महसूस होता है, कैसी तकलीफ़ होती है। तुम्हारी खातर अम्मा ने मेरी शादी नहीं की, मुझसे मेरी मोहब्बत दूर कर दी और तुम्हें बिलाल के साथ रुखसत कर दिया। तुम दोनों एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे और मेरे जज्बात और एहसासात के बारे में किसी ने कुछ भी ना सोचा। अम्मा इस दुनिया से गई तो मैं बिल्कुल तन्हा रह गया। तुमने मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतने ही वक्त तक निभाने की बात की जब तक मैं शादी ना कर लेता। मेरी खातिर तुम सारी ज़िंदगी अपने आप को कुर्बान नहीं कर सकती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। बस इसीलिए मैंने सोच लिया कि अब मैं तुम्हें और बिलाल को एक साथ नहीं रहने दूंगा। तुम्हारी सास ने ठीक कहा था, मैं दूध में तुम दोनों को दवा मिलाकर देता था, लेकिन वो दवा बे औलादी की थी। मैं चाहता था कि तुम दोनों को कभी औलाद ना हो और तुम दोनों भी सारी ज़िंदगी खुशियों के लिए तरस जाओ, लेकिन तुम्हारी सास ने मुझे देख लिया और मेरा काम आसान हो गया। हमेशा के लिए उन्होंने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया। अब तुम भी मेरे साथ तन्हाई की ज़िंदगी गुजारो ताकि तुम्हें भी एहसास हो कि मुझ पर कितना बड़ा जुल्म किया गया। बाई की बात सुनकर तो मुझे लगा कि मेरे अंदर जान ही नहीं रही। वो मुझ पर इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकता था, जबकि मेरा तो कोई गुनाह भी नहीं था। मैं नहीं मानती थी कि अम्मा ने उनकी बहुत सी ख्वाहिशों को मेरे बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुर्बान किया था, लेकिन ये अम्मा का फ़ैसला था, मेरा नहीं। मेरे भाई ने तो मुझे बे औलादी के लिए ना जाने कैसी कैसी दुआएं खिला दी थी और ये सुनकर मुझे बहुत शर्म महसूस हुई थी कि वह रातों को मेरे कमरे में आकर हमें देखा करते थे। मैंने रोते हुए भाई से कहा कि एक भाई होकर आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया। वो कहने लगे, मैं भी एक इंसान हूँ, जो मेरे साथ इतनी ज़्यादा हुई है तो मैं कैसे किसी दूसरे को माफ़ कर सकता हूँ। मैंने अपना सामान उठाया और भाई को अलविदा कहकर वापस अपने ससुराल चली आई। मुझे देखकर बिलाल बहुत खुश हुए और मोहब्बत का इजहार करने लगे। मैंने बिलाल को अपने भाई की सच्चाई नहीं बताई और ना ही बताया कि वो दूध में हमें क्या मिलाकर पिला रहे थे। मुझे अपने ससुराल आए साल होने वाला था। मैंने दोबारा अपने भाई से कोई ताल्लुक़ नहीं रखा, लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा दुख इस बात का है कि अब तक मेरे घर औलाद नहीं हुई। मैंने और मेरे शौहर ने तरह तरह का इलाज भी करवा लिया, लेकिन सभी यही कहते हैं कि मेरे पास अब बच्चा नहीं हो सकता। कभी कभी माजी में पलट कर देखती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ कि मेरे भाई ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए अपने हाथों से मेरा गढ़ उजाड़ दिया था, मेरी गोद खाली करती, सिर्फ इसलिए कि उसकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल नहीं सकी। इसने मेरी खुशियों को आग लगा दी। क्या कोई भाई ऐसा भी कर सकता है? लेकिन कहीं ना कहीं इसमें गलती मेरी माँ की है, जिसने बेटी का मुस्तकबिल महफूज करने की खातिर बेटे की खुशियों पर ख्याल नहीं किया। अगर मेरे भाई से इसकी मोहब्बत ना छीनी होती तो शायद वो भी दूसरे भाइयों की तरह मेरे लिए एक मुहाफिज होता।